नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित है संगीता गुप्ता जी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका बचपन, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, इस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 1958 में हुआ था। मैं वैसे मूलतः कुशीनगर के एक छोटे से कस्बे तमकुही की रहने वाली हूँ। मेरे पूर्वज वहीं रहते थे, माता पिता भी वहीं रहते थे। बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई घर पे हुई। उसके बाद मैं गोरखपुर में हॉस्टल में रह के मैंने हाई स्कूल पास किया। उसके बाद 2 साल इलाहाबाद में पढ़ाई हुई और उसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस था, मगर बचपन से ही मेरी रुचि लिटरेचर और चित्रकला में रही है। मैं समय मिलने पर पढ़ना पसंद करती थी और चित्र आंकना भी पसंद करती थी। बाद में जब मेरी सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, मैं एक सिविल सर्वेंट बन गई और मेरी पोस्टिंग कलकत्ता में थी, तो गुरु शिष्य परंपरा में मैंने आर्ट सीखा। मेरे गुरु का नाम सनत कुमार राय है। उन्होंने मुझे लगभग 5 साल तक बहुत कठिन तपस्या से 1 to 1 शिष्य गुरु परंपरा में पढ़ाई, मुझे कला सिखाया। और 1995 नवंबर में मेरी पहली चित्रकला प्रदर्शनी बिरला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में हुई, जो कलकत्ता में है। और उस एकल प्रदर्शनी का शुभारंभ मदर टेरेसा ने किया था, जो मेरे जीवन का एक नया मोड़ था, एक बहुत मीनिंगफुल मोड़ मैं कह सकती हूँ। मेरी सारी पेंटिंग्स बिक गई और उसके विक्रय से जो राशि आई उससे हम लोगों ने किराए के लिए एक छोटा सा एजुकेशनल सेंटर बनाया, जिससे मुझे लगा कि मैं कला के माध्यम से समाज से जुड़ सकती हूँ और अपनी छोटा सहयोग भी कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने और ऐसे बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज में हम जी रहे हैं और इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उनको हम अपनी ओर से कितना जागरूक कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास हमेशा करना चाहिए। अच्छा, हम जानना चाहते हैं आपके काम के पीछे के किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। जब मैंने सीरियसली काम करना शुरू किया, मेरी पहली एकल प्रदर्शनी में मेरे कुछ इंक ड्राइंग्स थे, कुछ वाटर कलर था, कुछ लैंडस्केप था, एक मिक्स तरीके का काम था। पर मुख्यतः मैंने अपनी दूसरी प्रदर्शनी तक मेरी जो थॉट प्रोसेस थी, मुझे इंक ड्राइंग्स में बहुत मज़ा आने लगा और मैंने बहुत गहरी और लंबी और चिंतन के बाद इंक ड्राइंग को ही अपना माध्यम बनाया। लगभग 2000 तक मैंने इंक ड्राइंग से बहुत सारे लैंडस्केपिक वर्क और बहुत सारा पोर्ट्रेट, न्यूड्स, ये सब बनाती रही। पर धीरे धीरे मेरे काम से लोग गायब होने लगे और पेड़ पौधे गायब होने लगे, लैंडस्केप गायब होने लगा और मैं धीरे धीरे बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से मैं एक अमूर्तन की तरफ चल पड़ी। 2000 में सन 2001 में मेरी जो पहली उसके बाद प्रदर्शनी हुई, वो मूलतः अमूर्त चित्रों की थी। मुझे लगने लगा कि अमूर्त कला ही मेरी अपनी विधा है, जिससे मुझे एक तरह का आनंद आता है। ऐसा इसलिए भी हुआ होगा शायद कि मैं एक सिविल सर्वेंट की तरह से बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है, एक तय पैरामीटर्स स्ट्रक्चर्स में आपको काम करना होता है, आपके फिक्स टारगेट्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है। तो मैं खुद ही कहीं अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी खोज रही थी और जो जाकर मुझे अमूर्त चित्रकला में ही मिली। मुझे लगा कि यही एक माध्यम है। अगर मैं किसी का पोर्ट्रेट बना रही हूँ, लैंडस्केप बना रही हूँ, तो इसमें मेरा क्या है और मैंने इसमें क्या पाया है। तो मैं अपनी स्वतंत्रता की खोज में जब चली और मुझे लगा कि मैं अपनी आज़ादी और अपने आप को लिबरेट कर सकती हूँ, तो वो धीरे धीरे मुझे अमूर्तन में ही मिला। तो मेरी सारी सोच बाहर से अंदर की तरफ मुड़ आई और मैं ज़्यादा थॉटफुल हो गई, अवेयरनेस मेरी बढ़ी, स्पिरिचुअलिटी में मेरा ध्यान ज़्यादा लगने लगा
और इस तरीके से मैं धीरे धीरे 5 तत्वों के विषय पे ही अपने सारे काम बनाने लगी। मूलतः मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 2 तत्वों को कम से कम बैलेंस करूं, एक उससे हार्मनी क्रिएट करूं, एक सामंजस्य पैदा करूं, समरसता पैदा करूं और अपने काम से उसमें जीवन में आई हुई एक रास्ता को दूर किया जा सके। विजुअली भी जो उसको देखें, जो चित्र को देखकर आनंद महसूस कर सकें, आनंद की प्राप्ति कर सकें, यही ध्येय रहता है। और पहले तो अपने ही आनंद मिलता है अपना काम करने में। जी, संगीता जी, आपने ये बात बहुत सही कही। काम में सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी। और हम जानना चाहते हैं कि पहले का एक जो दौर था, पहले के जो एक आर्टिस्ट थे और आज का एक दौर है, तो ये सीनियर जूनियर से जो एक दूसरे को सहयोग करना, उसको लेके आप क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं? उस विषय में अपनी बात ज़रूर रखिएगा। देखिए, हमारा समाज, हमारी परिस्थितियाँ रोज़ बदलती हैं। हर एक 10 साल के बाद एक नया जनरेशन आता है। पर मेरा मानना है कि जैसे हम लोगों को बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट ने, आर्ट क्यूरेटर्स ने, आर्ट क्रिटिक्स ने, गैलरी ओनर्स ने गाइड किया, समझाया, बातचीत की, गहन चिंताएं, हमारे जो कंसर्न्स थी उनको आंसर किया, हमें अपना समय दिया, वैसा ही समय हम लोग भी अपने से आने वाले जो यंग प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट हैं उनको देना चाहते हैं और देते भी हैं। जो पूछना चाहेगा, जो हमारे पास आएगा, जो थोड़ा समय देगा, जो उसके लिए रुचि रखेगा, उसी को तो आप सिखा सकते हैं। ज़बरदस्ती तो किसी को कुछ नहीं बताया जा सकता। मैंने देखा कि जानने समझने के बजाय जो नई पीढ़ी है उनको बस ये बेताबी है और ये एक बहुत ज़्यादा उनमें बेसब्र है कि कैसे काम करें और कैसे जल्दी से बेचकर रातों रात बड़े आर्टिस्ट बन जाए, बड़े कलाकार बन जाए, नामी गिरामी कलाकार बन जाए। ये एक साधना है, एक अभ्यास है जो अपने मुकाम पर तब पहुंचता है जब आपने उसका लोभ ही छोड़ दिया हो। क्या आप कला केवल बाज़ार में उसको बेचने के लिए बना रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो पैसा कमाने के और भी बहुत तरीके हैं। मेरा मानना है कि जब तक आप खुद अपने से ये हर कलाकार प्रश्न नहीं करेगा कि वो चित्र क्यों आंकता है, वो कला में क्यों है, कला को उसने अपना जीवन क्यों समर्पित किया है, पैसे कमाने के लिए किया है तो वो गलत प्रोफेशन में है। ये कोई प्रोफेशन है ही नहीं है, एक तपस्या है, एक साधना है, एक अभ्यास है जिससे आपको पहले तो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। अगर चित्र आंकना अच्छा लगता है, अपने स्टूडियो में तपस्या करना, साधना करना अच्छा लगता है तो करिए। और यही बात दूसरों को भी बताइए कि आपने तो अपना कर्म करके अपनी क्रिएटिविटी से आनंद को प्राप्त कर ही लिया है। जब आप एग्जिबिट करते हैं तो उस 4 चित्र को या 40 चित्र को 40 ही लोग खरीद सकते हैं शायद। बाकी 4 लाख लोग अगर उसको देख के आनंद प्राप्त करते हैं तो ये एटीट्यूड, ये फ़िलॉसफी अब नए लोगों में मुझे देखने को नहीं मिलती। उनको तो ये बस पता, हर 2-4 दिन के बाद मेरा एक आर्ट सेंटर है, मुझसे यही फ़ोन करके पूछते हैं मेरा काम बिका, मेरा काम बिका, किसका बिका, कितने में बिका। तो मैं ऐसे प्रश्नों से बहुत कभी कभी मुझे कोफ्त होती है कि मैं कैसे लोगों से डील कर रही हूँ। इससे तो अच्छा आप कोई और सामान बेच लें, बनाएं और बेचें, खरीदें और बेचें। आर्ट केवल खरीदना और बेचने तक सीमित होता जा रहा है। इतनी बेसब्री, इतना अधैर्य रहेगा तो उसी तरीके का अधैर्य हमारे, आप बताइए ना, आज इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं और वो उससे बहुत कम आर्ट कलेक्टर्स हैं जिनकी आर्ट में हमने क्या कोई प्रयास किया है कि कला के प्रति लोगों में रुझान पैदा करें, कला से प्रेम करना लोगों को सिखाएं, ये बताएं कि कला की केवल एक बाजारू सामान नहीं है, वो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमें हील कर सकता है, दूसरों को भी हील कर सकता है। ऐसी बातें आजकल होती ही नहीं है। यंग जनरेशन का इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जी बिल्कुल, और ये कोशिश हम कर रहे हैं कि कला के प्रति लोगों में एक जागरूकता आए। और अब हम जानना चाहते हैं कि आप एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक पोइट भी हैं, कवि भी हैं, तो उस विषय में भी आप ज़रूर दर्शकों से कुछ शेयर कीजिएगा। कला से भी ज़्यादा मेरा प्रेम कविताओं से रहा है। बचपन में जब भी कोई मैगज़ीन आती थी, उन दिनों हिंदी की 2 ही पत्रिकाएं घर पे आती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग। तो मैं सबसे पहले उन कविताओं के पृष्ठों को देखती थी और
जब मैंने गीतांजलि पढ़ा तो 14-15 साल की उम्र में ही मुझ पर उसका इतना प्रभाव पड़ा कि मैं खुद भी लिखने लग गई। और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने मुझे बहुत, उनमें एक जो रहस्यमयता थी उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। महादेवी वर्मा, निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, इनकी कविताएं मुझे बहुत प्रिय थीं। और कबीर मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, उनके दोहों से बहुत कुछ जीवन के बारे में सीखने को भी मिला। तो कविता मेरे जीवन से बचपन से ही जुड़ी हुई है। जब गर्मी की छुट्टियों में हम लोग हॉस्टल से घर आते थे तो हमेशा कुछ न कुछ स्केचेस बना रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, कभी कपड़े पे कर रहे हैं, कभी कागज़ पे कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेरे जीवन से जुड़ी रही हैं, मेरे जीवन का अभिन्न अंग ही रही हैं। तो कभी जब कविता आमद होती है, नज़में आमद होती हैं तो वो आ जाती हैं। और जिन दिनों मैं लिख नहीं रही होती हूँ, मान लो कि मैं पेंट कर रही हूँ, तो मैं जो काम करती हूँ उसको 100% करती हूँ। जिन दिनों पेंटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है उन दिनों कविताएं नहीं लिखी जाती। पर हर समय तो हम लोग पेंट नहीं कर रहे होते हैं या हर समय लिख नहीं रहे होते हैं। तो समय के क्रम में कभी कविता और कभी कला दोनों ही है। मैंने नौकरी भी साथ साथ 40 साल किया। तो नौकरी दिन भर करने के बाद रात को खाना खाने के बाद स्टूडियो में बैठे, कभी लिखा गया, कभी नहीं लिखा गया, कभी पेंट किया, कभी नहीं किया, मगर निरंतर ये अभ्यास बना के रखा कि पढ़ने लिखने से जुड़े रहें, कला से जुड़े रहें और काम भी करने की कोशिश की। तो ये एक अनुशासन भी अपने में अंदर पैदा किया कि समय का सदुपयोग किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें छोड़ी भी, अपना बच्चा पालना, अपनी नौकरी करना, उसी में आर्ट और पढ़ने के लिए और लिखने के लिए समय निकालना। तो एक अनुशासन में रहकर बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी। टीवी देखना छोड़ दिया और इधर उधर के गपशप में नहीं रहे, बहुत सोशल नहीं रहे, शादी ब्याह और ऐसे अनुष्ठानों में नहीं गए। तो समय मेरे लिए बहुत कीमती था, हर चीज़ से कीमती था। मैं एक अच्छी माँ भी बनना चाहती थी और मैं हूँ भी। तो इन सारी चीज़ों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। धर्म क्या है? धर्म या जीवन में समरसता या सरसता तभी आती है जब हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं। हमारा पूरा शरीर भी बैलेंस्ड है। तो वो बैलेंस अगर आप पैदा करेंगे, एक अनुशासन, स्व अनुशासन की जो पद्धति है वो अपने जीवन में पैदा करेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। वैसे तो सबको ही 24 घंटे ही मिले हैं। इस मामले में डेमोक्रेसी है कि इस कायनात में सबको 24 घंटे मिले हैं, हर आदमी के पास एक बराबर समय मिला है। यहाँ इक्वलिटी भी है और डेमोक्रेसी भी है। तो आप उसका सदुपयोग कैसे करते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं अपने समय का। समय तो एक गिफ्ट की तरह सबको मिला हुआ है और बराबर मिला हुआ है। आप उसका कैसे उपयोग करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये बहुत ही सही कहा मैम आपने। और अब हम जानना चाहते हैं उन नए विद्यार्थियों के लिए आपका क्या मैसेज है जो अभी कॉलेज से पास आउट होकर निकले हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जो नई पीढ़ी हमारे सामने है, जो कॉलेज से अभी अभी निकल रही है या अभी अभी फील्ड में आकर काम करना शुरू किया है, मैं समझती हूँ कि आर्ट कॉलेज से निकलने वाला हर विद्यार्थी कलाकार नहीं बन पाता। तो ये एक तपस्या है। आपकी जर्नी तो अध्ययन करने के बाद, बाहर निकलने के बाद शुरू होती है। तो आप कितना समय अपने काम को देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं बन पाते या किसी तरीके से आपको और भी कुछ करना पड़ता है, तो एक निश्चित समय तय करिए कि इतने समय में तो मैं अपने कला को समर्पित रहूँगा और उसमें काम करूँगा। नित्य अभ्यास छूट जाने से, बहुत लंबा अंतराल हो जाने से आदमी उन चीज़ों से छूट जाता है। वो जो अभ्यास की चीज़ है, तपस्या की चीज़ है। क्या हम रोज़ खाना नहीं खाते, क्या हम सांस नहीं लेते, वैसे ही हमें कला को अपना जीवन बनाना पड़ेगा। अगर ये करने की कुव्वत है और आप उसके लिए समर्पित हैं, तभी आप लंबे समय तक कला के क्षेत्र में कुछ कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत अच्छा चैनल है और गोविंद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसका बेल बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले कार्यक्रमों की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बड़ा काम है। कला के क्षेत्र में बहुत कम लोग उसके बारे में बातचीत कर पाते हैं या ऐसे प्रयास कर रहे हैं। तो हमें गोविंद के चैनल को बढ़ावा देना है।
थैंक यू सो मच मैम, और इसी के साथ कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।